इस बिजनेस बुक्स पढ़ी हैं ताकि सारा फालतू कंटेंट हटाकर आपको सिर्फ काम की बातें बता सकूं और आपका टाइम बचा सकूं। देखिए, मुझे ज्यादातर बिजनेस बुक से एक प्रॉब्लम होती है। इनमें कुछ कमाल के आइडियाज होते हैं, लेकिन वो इतने सारे फिलर कंटेंट में दबे रहते हैं कि असल काम की बात तक पहुंचने में सदियां लग जाती हैं। अब क्योंकि मैं खुद एक मिलियनियर बिजनेसमैन हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी नॉलेज यूज करके इस टाइम वेस्टेज को हटाऊं। इसलिए पिछले 3 महीनों से मैंने इन सारी बुक्स को पढ़ा और उन की पॉइंट्स को नोट डाउन किया जो वाकई में आपको अमीर बना सकते हैं। और इन्हें मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। बिना पैसे के बिजनेस कैसे शुरू करें, किसी को भी कुछ भी कैसे बेचें, अपने बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करें और अपने पैसों को 1% अमीरों की तरह कैसे मैनेज करें। शायद आपको लगे कि इनमें से कुछ टॉपिक्स आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप इन्हें एक साथ अप्लाई करें तो आप बिजनेस वर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। तो चलिए पहले सेक्शन पर आते हैं। तो बिना पैसे के बिजनेस शुरू करना, ये शायद सबसे ज्यादा गूगल किए जाने वाला सवाल है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। स्टेप 1, अपनी स्ट्रेंथ्स यानी अपनी ताकत को पहचानें। ये तो काफी साफ है, लेकिन समाज ने हमें इस तरह से ढाल दिया है कि हम अपनी कमजोरियों को सुधारने पर ध्यान देते हैं, बजाय इसके कि हम अपनी ताकतों को और निखारें। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप कम मेहनत वाले रास्ते पर चलते हैं तो आप 10 गुना ज्यादा सफल हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में, वही चीजें जिनमें आप पहले से ही अच्छे हैं। स्ट्रेंथ्स फाइंडर 2.0 के अनुसार आपकी ताकत एक साधारण समीकरण पर निर्भर करती है। टैलेंट इनटू इन्वेस्टमेंट इक्वल्स स्ट्रेंथ। इसे समझने के लिए गोल्फ का उदाहरण लेते हैं। मुझे अपने लोकल क्लब में खेलना पसंद है और मैं बुरा भी नहीं हूँ, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं हूँ। मान लीजिए कि अगर 13 साल की उम्र में टाइगर वुड्स और मुझे समान मात्रा में कोचिंग और अभ्यास दिया जाता, तो मैं शर्त लगा सकता हूँ कि उसका हर एक घंटे का अभ्यास मेरे 10 घंटे के बराबर होता। ये इसलिए होता है क्योंकि उसका नेचुरल टैलेंट इस स्पोर्ट में ज्यादा है, मतलब उसका मल्टीप्लायर बड़ा हो जाता है। यही वजह है कि ये किताब इतनी कमाल की है। ये आपको अपना सबसे पावरफुल मल्टीप्लायर ढूंढने में हेल्प करती है, जिससे आप कम टाइम में दूसरों से ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। जब आप अपनी कमजोरियों को एक एक्सपेंस की तरह देखने लगेंगे जिससे आपको मिनिमाइज करना है, तो आपका टाइम कहीं ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। और हाँ, आप हमेशा ऐसे लोग ढूंढ सकते हैं जो आपकी कमजोरियों को कवर कर सकें। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में कुछ बढ़िया नेटवर्किंग टिप्स दिए गए हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप सक्सेस पाने की कोशिश अपनी कमजोरियां सुधार कर रहे हैं या फिर अपनी स्ट्रेंथ्स को डेवलप और अप्लाई करके? स्टेप 2, एक आइडिया लेकर आओ। अब जब आप समझ चुके हैं कि अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करना कितना जरूरी है, तो उतना ही जरूरी ये भी है कि आप ऐसे बिजनेस आइडिया चुनें जहां आपको एडवांटेज मिले। देखिए, हर वो कंपनी जो फेल होती है उसमें एक चीज कॉमन होती है, वो कंपटीशन से आगे नहीं निकल पाती। 0 to 1 पीटर थिल ने लिखी है। वही इंसान जिसने पेपाल को ईबे को $1.5 बिलियन में बेचा था। और अभी ज्यादा इंप्रेसिव बात यह है कि उनकी ओरिजिनल टीम, जिन्हें उनकी पर्सनल मेंटरशिप मिली थी, बाद में यूट्यूब और लिंक्डइन जैसी कंपनियां बनाने में कामयाब रही। जितनी सक्सेसफुल बिजनेस उन्होंने इन्फ्लुएंस किए हैं, उससे तो साफ है कि वो $1 बिलियन आइडियाज जनरेट करने के सीक्रेट को मास्टर कर चुके हैं। उनका मानना है कि बड़े बड़े बिजनेस आइडियाज तब आते हैं जब आप किसी कॉन्ट्रेरियन ट्रूथ यानी आम सोच से हटकर सच्चाई पर दांव लगाते हैं। मतलब ऐसी सच्चाई जो लोगों के बिहेवियर के बारे में है, लेकिन या तो उन्हें पता नहीं होती या वो उसे मानना नहीं चाहते। स्टीव जॉब्स को यकीन था कि हमें अपने फोन पर कीपैड नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ही कम लोग इससे सहमत थे, खासकर तब जब ब्लैकबेरी उस समय का सबसे पॉपुलर फोन था और वो तो बटनों से भरा पड़ा था। शर्त लगाता हूं कि आप में से कई लोग तो ब्लैकबेरी को याद भी नहीं करते होंगे, लेकिन स्टीव जॉब्स ने अपने विजन पर भरोसा किया, आईफोन लॉन्च किया और हमेशा के लिए दुनिया बदल दी। और ये कोई इकलौता एग्जाम्पल नहीं है। उबर को यकीन था कि लोग किसी अजनबी की कार में बैठने में कंफर्टेबल फील करेंगे और नेटफ्लिक्स को यकीन था कि लोग बैक टू बैक शो देखना पसंद करेंगे। अगर आपको कोई कॉन्ट्रेरियन ट्रूथ समझने में दिक्कत हो रही है, तो स्टार्ट विद व्हाई पढ़िए। ये आपको सही माइंडसेट में सोचने में मदद करेगी। हो सकता है कि आपका गोल $1 बिलियन बिजनेसमैन बनाना ना हो, लेकिन सोचिए कि कौन सी चीजों को थोड़ा अलग तरीके से किया जाए तो वो बेहतर हो सकती हैं। लोग शायद पहले आपको पागल समझेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, भीड़ से हटकर चलेंगे तो बाकी सबसे पहले एक बड़ा एडवांटेज बना पाएंगे। और इसका मतलब ये है कि आपको काफी लंबे समय तक कंपटीशन की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्टेप 3, एक प्लान बनाइए। अब आपको पता है कि आप किस चीज में अच्छे हैं और आपके पास एक बढ़िया आइडिया भी है। अब आपको ये पूरी क्लैरिटी चाहिए कि आपका बिजनेस स्ट्रक्चर कैसा होगा, वरना आप बिना किसी डायरेक्शन के बस इधर उधर भागते रहेंगे। बिजनेस मॉडल जनरेशन एक 470 एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेसर्स और सीईओज का जॉइंट एफर्ट है, जिसमें 45 देशों के एक्सपर्ट्स शामिल हैं। इसमें उन्होंने किसी भी बिजनेस मॉडल को 9 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में ब्रेक डाउन किया है।
इनका मानना है कि ज्यादातर बिजनेस प्लान ओवरलोडेड होते हैं और विजुअल्स का यूज करना कहीं ज्यादा पावरफुल हो सकता है। चलिए इसे साथ में करते हैं ताकि आप देख सकें कि ये कैसे होता है। और हाँ, मैं आपको क्लीशे लेमनेड स्टैंड एग्जांपल देकर बोर नहीं करूंगा, क्योंकि रियल में तो कोई वो करने नहीं वाला, बल्कि मैं एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जो अभी के टाइम में सच में हिट हो सकता है। तो हम इसे कहेंगे टिमीज मेंबरशिप बिल्डर्स। सबसे पहले टिमी को एजुकेशनल यूट्यूबर्स देखना बहुत पसंद है, लेकिन उसे ये फ्रस्ट्रेटिंग लगता है कि ज्यादातर एडवाइस जेनेरिक होती है और उस पर अप्लाई ही नहीं होती। तो टिमी ने ठान लिया कि वो उसे बदलना चाहता है। वो एक ऐसा तरीका बनाना चाहता है जिससे यूट्यूबर्स अपने व्यूअर्स के साथ और पर्सनली इंटरैक्ट कर सकें, यानी अपनी मेंबरशिप प्लेटफॉर्म्स बना सकें। यही टिमी की वैल्यू प्रोपोजिशन है। अब टिमी को अपने कस्टमर्स को पहचानना होगा। अगर मान लिया जाए कि YouTube सब्सक्राइबर्स में से सिर्फ 0.1% लोग मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहेंगे, तो उसे ऐसे यूट्यूबर्स के साथ काम करना चाहिए जिनका 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर बेस है। ये स्ट्रैटेजी उनके बिजनेस को वैल्यू देगी और इस वेंचर को जस्टिफाइड करेगी। अब यहाँ टिमी को ये सोचना है कि वो अपने कस्टमर्स तक आखिर पहुंचे कैसे। वो ईमेल, डीएम्स या फिर फिजिकल लेटर्स तक ट्राई कर सकता है। शायद आप सोच रहे हो कि अगर किसी यूट्यूबर के 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं तो उनसे कांटेक्ट करना मुश्किल होगा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन है तो उनकी टीम का कोई ना कोई आपका मैसेज जरूर देखेगा। हम उतने अनरीचेबल भी नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप्स बनाना सबसे मुश्किल पार्ट है, इसलिए टिमी को शुरुआत में फ्री में काम करना पड़ सकता है ताकि वो कुछ केस स्टडीज बना सके। फिर वो अपने पहले क्लाइंट्स को डिस्काउंट्स दे सकता है ताकि वो उसे अपने दोस्तों को रेफर करें। फायदे पर कम और देने पर ज्यादा फोकस करें, इससे रिलेशनशिप मजबूत बनती है। अगर आपको स्ट्रगल हो रही है तो गिव एंड टेक पढ़ सकते हैं। अब रेवेन्यू स्ट्रीम्स को देखना जरूरी है। टिमी यूट्यूबर्स की मेंबरशिप मैनेज करने के बदले रेवेन्यू का 1% चार्ज कर सकता है ताकि यूट्यूबर्स सिर्फ वीडियो बनाने पर फोकस करें। अगर टिमी किसी मेंबरशिप का 10% चार्ज करता है, जहां 10,000 लोग हर महीने $5 दे रहे हैं, तो ऐसे में उसका मंथली रेवेन्यू $5,000 होगा। जैसे जैसे मेंबरशिप बढ़ेगी, ये रेवेन्यू भी बढ़ता जाएगा। अब टिमी को देखना होगा कि इसे करने के लिए उसे क्या क्या चाहिए। इसमें उसके की रिसोर्सेस होंगे, जैसे कि वेबसाइट, की एक्टिविटीज जैसे कि एडवर्टाइजिंग, और फिर की पार्टनरशिप्स जिसमें किसी डेवलपर के साथ काम करना भी शामिल हो सकता है। तो अब टिमी को अपने खर्चों का हिसाब लगाना होगा। अगर वो इस बिजनेस को उस अमाउंट में चला सकता है जो उसे मिलने की उम्मीद है तो बढ़िया, वरना अभी का ये एनालिसिस उसे आगे की टेंशन से बचा सकता है। अब चलते हैं स्टेप 4 पर, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाना। सच कहूं तो बहुत से लोग महीनों तक मेहनत करके प्रोडक्ट तो बना देते हैं, पर बाद में पता चलता है कि कोई उस प्रोडक्ट को खरीदना ही नहीं चाहता। द लीन स्टार्टअप में कहा गया है कि परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने में एनर्जी लगाने से अच्छा एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना लीजिए, और MVP। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। ड्रॉपबॉक्स के फाउंडर ने बस एक छोटा सा वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने अपनी फाइल स्टोरेज सर्विसेज का डेमो दिखाया, और सिर्फ कुछ दिनों में ही उनकी वेटिंग लिस्ट 5,000 से 75,000 हो गई। अब मजेदार बात तो ये है कि वो वीडियो दरअसल फेक था। हकीकत में तब तक कोई प्रोडक्ट था ही नहीं, लेकिन उन्होंने इस वेटिंग लिस्ट को यूज करके इन्वेस्टर्स को कन्विंस किया कि ये आइडिया हिट हो सकता है, और फिर इसे सच कर दिखाया। आजकल तो AI की हेल्प से फ्री में MVP बनाना और भी आसान हो गया है। अगर आपको कोई आइडिया चाहिए तो ChatGPT मिलियनेयर एक बढ़िया बुक है, इसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अपने MVP से आप इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर सकते हैं, किकस्टार्टर कैंपेन चला सकते हैं, बिजनेस पार्टनर ढूंढ सकते हैं, या फिर अपने प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट करके अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। एक बहुत जरूरी बात जो ध्यान में रखनी चाहिए, अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप किसी भी तरह से फंडिंग ढूंढ रहे हैं, तो आपको अपने प्रोडक्ट की डिमांड का ऐसा प्रूफ देना होगा जिसे कोई नकार ही न सके। स्टेप 5, अपने विजन को एग्जीक्यूट कीजिए। देखिए, सिर्फ एक प्लान, एक आइडिया और एक MVP होना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से लोग इस स्टेज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन असली फर्क लाता है एग्जीक्यूशन। और सबसे क्रेजी बात, ज्यादातर लोग अपनी इनकम को डबल या ट्रिपल कर सकते हैं, बस जो वो पहले से जानते हैं उसे सही तरीके से अप्लाई कर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग मेहनत ही नहीं करते। द 12 वीक ईयर नाम की एक बुक एक नया तरीका बताती है जिससे आप 12 हफ्तों में उतना काम कर सकते हैं जितना आमतौर पर 12 महीनों में करते। इसमें बताया गया है कि साल को 4 हिस्सों में तोड़ दो और हर क्वार्टर को अपना पूरा साल मानो। हालांकि सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन समय तो उतना ही है। लेकिन इस तरीके से आपको हर 3 महीने में अपने रिजल्ट्स का सामना करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता आपके साथ ऐसा होता है या नहीं, लेकिन मेरे साथ तो ये पक्का है। जब डेडलाइन सामने होती है, मैं 2 गुनी मेहनत करता हूँ। साल के एंड में मेरा ऑफिस एक अलग ही एनर्जी से भर जाता है। तो इस तरीके से
हमें एक बार मोटिवेट होने के बजाय साल में 4 बार वो जोश मिलेगा। पार्किंसन का एक सिंपल सा रूल है, काम उतना ही टाइम लेता है जितना टाइम हम उसे देते हैं। तो अगर हम 12 वीक ईयर हैं, लेकिन देखिए ये 12 वीक प्लान तभी काम करेगा जब आप अपनी डेडलाइन सीरियसली लेंगे। अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन से जूझते हैं तो आपको एक्सट्रीम ओनरशिप बुक पढ़नी चाहिए। इसमें नेवी सील्स की कड़क स्ट्रैटेजीज हैं जो आपके डिसिप्लिन को लोहा बना देंगी। क्या आप सच को झेल सकते हैं? तुम सच को झेल ही नहीं सकते। एक छोटी सी बात कहनी थी, फिर अगले सेक्शन पर बढ़ते हैं। और मेरी आवाज के लिए माफ करना, मैं इसे कुछ दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि मैं काफी बीमार था। आज के टाइम में सबसे बढ़िया ऑनलाइन बिजनेस वही है जो आपके स्किल्स, पैशन और एक्सपीरियंस पर बेस्ड हो। आप इसे ऑनलाइन कोर्सेज, एक्सक्लूसिव मेंबरशिप साइट्स, सब्सक्रिप्शन पॉडकास्ट, कोचिंग या थ्राइविंग कम्युनिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, ये कम लागत में सेटअप होते हैं और सुपर स्केलेबल होते हैं। मतलब एक बार सेट किया फिर सही तरीके से स्केल कीजिए और ग्रो कीजिए। मैं कई लोगों को जानता हूं जो सिर्फ लैपटॉप से लाखों कमा रहे हैं। अगर ये सब आपको एक्साइटिंग लग रहा है तो कजाबी आपके लिए बेस्ट टूल है। ये एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है जो आपको एक स्टेबल रेकरिंग इनकम बनाने में हेल्प करेगा। और हाँ, कजाबी इस हिस्से का स्पॉन्सर है, लेकिन स्किप करने से पहले अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो यकीन मानिए ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। रेकरिंग रेवेन्यू यानी नियमित रूप से आने वाली आय बिजनेस की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। आखिर यही वो वजह है कि आजकल लगभग हर सेवा सब्सक्रिप्शन मॉडल में बदल रही है। अगर आपको पहले से पता हो कि हर महीने कितनी आमदनी होगी तो ये आपको अपना बिजनेस विस्तार करने में और नई टीम हायर करने में आत्मविश्वास देता है बिना कैश फ्लो की ज्यादा चिंता किए। कजाबी एक बेहतरीन विकल्प है क्योंकि ये आपकी कमाई में से कोई हिस्सा नहीं लेता। सभी अधिकार और नियंत्रण आपके पास रहता है और जो भी आप कमाते हैं वो 100% आपका होता है। यदि ये आपको दिलचस्प लग रहा है तो अभी कजाबी आपको 30 दिन का फ्री ट्रायल दे रहा है। बस जाएं kajabi.com/mark पर और अपना बिजनेस शुरू करें। तो देर न करें, kajabi.com/mark पर विजिट करें और उन क्रिएटर्स व एंटरप्रेन्योर्स के समुदाय में शामिल हों जो अब तक 7 बिलियन से ज्यादा कमा चुके हैं। तो किसी को कुछ भी बेचने की कला, ये सिर्फ बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है बल्कि जीवन के लिए हर क्षेत्र में काम आता है। चाहे आपको अपने मित्र से कोई सहायता लेनी हो, अपने बॉस को अपनी बात समझानी हो या फिर माता पिता से थोड़ा अधिक पॉकेट मनी लेना हो, ये कौशल हर जगह उपयोगी है। सच्चाई ये है कि हम सभी किसी न किसी रूप में बेच ही रहे होते हैं, बस कुछ लोग इसमें दूसरों से अधिक कुशल होते हैं। पहला कदम, सही फ्रेम सेट करें। यकीन माने या नहीं, ज्यादातर लोग तो अपनी बात रखने से पहले ही फेल हो जाते हैं क्योंकि वो सामने वाले को सही तरीके से वार्म अप ही नहीं करते और फिर सीधे कन्विंस करने की कोशिश करने लगते हैं। पर्सुएशन एक शानदार किताब है जिसमें बताया गया है कि कैसे आप पहले से ही सामने वाले को अपनी बात के लिए तैयार कर सकते हैं ताकि जब आप कुछ कहें तो वो उसे आसानी से स्वीकार कर ले। इस किताब में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक कंसल्टेंट की जिसे बार बार क्लाइंट से डिस्काउंट देने की रिक्वेस्ट मिल रही थी, लेकिन उसने एक होशियारी भरा तरीका अपनाया। हर बार अपनी कीमत बताने से पहले वो मजाक में कहता, देखिए मैं आपसे इसके लिए $1 मिलियन तो चार्ज नहीं कर सकता। जब उसने ये जोक यूज करना शुरू किया तो सोचिए क्या हुआ, सब ने डिस्काउंट मांगना बंद कर दिया और वो आराम से अपनी एक्सपर्टीज के लिए $75,000 चार्ज करने लगा। इस स्मार्ट ट्रिक को प्राइस एंकरिंग कहते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि पहली इंफॉर्मेशन जो लोग सुनते हैं वही उनके दिमाग में सेट हो जाती है। उसके बाद वो बाकी सब कुछ उसी के बेस पर जज करने लग जाते हैं। लेकिन फ्रेमिंग सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारी बातचीत का 55% हिस्सा होता है और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारा पहनावा। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि इस छोटी सी बुक स्टाइल एंड द मैन से कुछ टिप्स ले लीजिए। याद रखिए, जल्दबाजी मत कीजिए, पहले सही फ्रेम सेट कीजिए, फिर जो चाहिए वो मांगिए। यकीन मानिए ये स्ट्रैटेजीज पूरा गेम आपके फेवर में पलट सकती हैं। स्टेप 2, रिलेशन बनाइए। द आर्ट ऑफ द डील में ट्रंप अपनी लाइफ का एक हफ्ता डिटेल में बताते हैं। जो चीज सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली थी वो ये कि वो कितने कॉल्स करते थे। हम 50 से 100 कॉल्स की बात कर रहे हैं। हर रोज रेगुलर चेक इन करने की आदत ट्रंप को हमेशा लोगों के माइंड में बनाए रखती थी। तो जब भी कोई अच्छा बिजनेस डील आता या उन्हें कुछ बेचना होता तो चीजें उनके लिए आसान हो जाती क्योंकि रिलेशन पहले से बने हुए थे उन कॉल्स के थ्रू जो वो पहले कर चुके थे। आजकल हम यही चीज सोशल मीडिया पर अपना पर्सनल ब्रांड बनाकर कर सकते हैं। गैरी वी भी अपनी बुक क्रशिंग इट में इसी पर फोकस करते हैं। पर्सनल ब्रांड होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम लोगों से पहले ही मल्टीपल टच पॉइंट्स बना लेते हैं इससे पहले कि हम उन्हें कुछ बेचने की कोशिश करें, और यही चीज फ्यूचर सेल्स की पॉसिबिलिटी को बढ़ा देती है। याद रखिए, लोग उन्हीं के साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं। स्टेप 3, ज्यादा पर्सुएसिव बनिए। अब आपने फ्रेम सेट कर लिया और रिपोर्ट बना ली, अब बारी है लोगों को कन्विंस करने की ताकि वो आपको वही दें जो आप चाहते हैं। टू सेल इज ह्यूमन बुक में कहा गया है कि इसका सबसे असरदार तरीका है प्रोस्पेक्ट के साथ ट्यून इन करना।
अब ये थोड़ा सा वेग लग सकता है, लेकिन बुक में बताई गई स्टडी इसे बहुत ही क्लियर कर देती है। 152 स्टूडेंट्स पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहां उन्हें गैस स्टेशन की सेल पर नेगोशिएट करने को कहा गया। उन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा गया, बायर ग्रुप और सेलर ग्रुप। पहले ग्रुप से कहा गया कि सेलर्स के साथ थोड़ा इमोशनल कनेक्ट करें, दूसरे ग्रुप को सेलर्स के माइंडसेट पर फोकस करने के लिए बोला गया और तीसरे ग्रुप को अपनी खुद की भूमिका समझने के लिए। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल डील्स जिसने सेलर्स की सोच को सही से समझा। बेस्ट डील्स तब होती हैं जब बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के साथ ट्यून इन होते हैं। पिच एनीथिंग कहती है कि जब लोग पिच करते हैं तो खुद पर इतना फोकस करते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है इस पर ध्यान ही नहीं देते। वो मान लेते हैं कि ऑडियंस को उनके बिजनेस की उतनी ही परवाह है जितनी उन्हें, लेकिन सच्चाई ये है कि नहीं है। स्टेप 4, स्मार्टली कोलैबोरेट कीजिए। अब जब आपने सामने वाले से कनेक्शन बना लिया है तो जरा सोच के देखिए, अगर डील को एक कोलैबोरेशन में बदल दिया जाए तो कैसा रहेगा। वेल, नेवर स्प्लिट द डिफरेंस कहती है कि कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस पूछकर यह किया जा सकता है। जब दोनों को लगे कि हाँ, अब हम एक दूसरे को अच्छे से समझ रहे हैं, तभी ये टेक्निक यूज करें, क्योंकि ये सामने वाले का ध्यान आपकी प्रॉब्लम पर ले आती है। वैसे देखा जाए तो ऐसे सवाल ज्यादातर क्या या कैसे से शुरू होते हैं और सबसे दमदार सवाल होता है, मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। मान लीजिए आपके मकान मालिक ने किराया $1,700 कर दिया, लेकिन आप इसे देना नहीं चाहते। आप आराम से कह सकते हैं, लग रहा है आपको लगता है कि ये घर अंडर वैल्यूड है, लेकिन जब मेरी कमाई 1500 तक ही है तो मैं 1700 कैसे दे सकता हूँ। जरूरी बात यह है कि ये जेन्युइन लगे, ऐसा ना लगे कि आप बहस कर रहे हैं। सामने वाले को यह महसूस होना चाहिए, मैं आपकी समझदारी की इज्जत करता हूं, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। इस तरह के सवाल सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर सकते हैं और हो सकता है वो कीमत कम करने को भी तैयार हो जाए। ये कोई जादू की ट्रिक नहीं है और हर बार काम आएगा ऐसा भी नहीं है, लेकिन ट्राई करने में क्या बुराई है। एक छोटा सा टिप, अगर कोई आप पर यह टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है तो किसी और की परेशानी को अपनी मत बना लीजिए। समझिए जरूर, लेकिन इसे सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है, वरना खुद आप इस जाल में फंस सकते हैं। अच्छे सवाल पूछना एक सुपर पावर की तरह है, इसलिए बेटर स्मॉल टॉक पढ़ना काफी हेल्पफुल रहेगा। स्टेप 5, डील क्लोज करना। कभी भी किसी पोटेंशियल कस्टमर से बिना क्लियर कमिटमेंट के बातचीत खत्म ना करें, वरना पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। Objections, the ultimate guide for mastering the art and science of getting past no में लिखा है कि कस्टमर से एक फिक्स डेट और क्लियर एक्शन पर अग्री कराना जरूरी होता है। इसे माइक्रो कमिटमेंट कहते हैं। जब कमिटमेंट लेने की बात हो तो सामने वाले की आपत्तियों के लिए तैयार रहें। मान लीजिए कोई कहे, अभी बिजी हूं, अगले हफ्ते कॉल कर लेना। आप बड़े आराम से कह सकते हैं, मेरा भी हफ्ता काफी बिजी है और मैं चाहता हूं कि हमारी बातचीत को पूरा टाइम मिले, ताकि आप किसी अच्छे मौके से चूक ना जाएं। तो क्यों ना हम अभी ही टाइम फिक्स कर लें। क्या शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे आपके लिए ठीक रहेगा? बेशक टाइम आप अपनी सुविधा के हिसाब से बदल सकते हैं, लेकिन इस तरह का सवाल सामने वाले के लिए हाँ कहने को बहुत ही आसान बना देता है। और हाँ, थोड़ा सा चार्म भी डील क्लोज करने में मदद करता है। बस सूट्स के सबसे बेहतरीन क्लोजर हार्वी स्पेक्टर को याद कीजिए। मजे की बात यह है कि असल जिंदगी में एक्टर का नेचर इस कैरेक्टर से बिल्कुल अलग है, तो उससे साबित होता है कि चार्म को सीखा जा सकता है। अगर आप इसमें और डेप्थ में जाना चाहते हैं तो द करिश्मा मिथ जरूर पढ़ें। तो अपने बिजनेस को मार्केट कैसे करें? सीधी सी बात है, आपका प्रोडक्ट या सर्विस कितनी भी बेहतरीन क्यों ना हो, अगर लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा तो क्या फायदा। स्टेप 1, अपनी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन डेवलप करें। कभी सोचा कि कुछ बिजनेस तेजी से ग्रो कर जाते हैं और कुछ वहीं के वहीं रह जाते हैं, क्योंकि कुछ बिजनेसेस की लोग तारीफ करते नहीं थकते और कुछ को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। पर्पल काउ का कहना है कि इसका सीक्रेट सिर्फ एक है, रिमार्केबल बनिए। मार्केटिंग में आमतौर पर 5 P होते हैं, प्रोडक्ट, पोजिशनिंग, प्राइसिंग, पब्लिसिटी और प्रमोशन। लेकिन ये बुक 6ठा P इंट्रोड्यूस करती है, द पर्पल काउ। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन बस थोड़ा ध्यान से सुनिए। सोचिए आप किसी गांव के रास्ते से गुजर रहे हैं और आपको एक ब्राउन गाय दिखती है। ये बड़ी ही आम सी बात है और इस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देगा, वैसे ही जैसे रोजाना की एड्स और मार्केटिंग पर। आप सोचिए वहीं पर आपको एक पर्पल गाय दिख जाए, आप तुरंत कार रोकेंगे, बाहर आएंगे और सेल्फी लेंगे। वो खास है, अलग है और आप चाहकर भी इसके बारे में बात किए बिना नहीं रह सकते। सोचिए अगर आपका बिजनेस भी पर्पल गाय की तरह होता तो लोग खुद ब खुद इसके बारे में बात करते।
तो अब सोचिए, आपका बिजनेस सबसे अलग क्या करता है? कौन सी चीज आपको बाकियों से बेहतर बनाती है? आपके बिजनेस में वो कौन सी खासियत है जो आपके कस्टमर्स को मिलती है? बहुत सारे बिजनेस आज टिकटॉक और यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर रेस्टोरेंट्स जो अनोखे डिशेस बनाकर इन्हें अपनी पर्पल काउ बना रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आकर्षित हो सकें। अगर आप वीडियो क्रिएट करने में और गहराई से जाना चाहते हैं तो यूट्यूब सीक्रेट्स एक बेहतरीन किताब है जो कि आपको बेहतरीन वायरल कंटेंट बनाने की सही समझ देती है। यही से करना चाहते हैं तो आपको जानना होगा कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वो अपने सबसे करीबी लोगों से फीडबैक मांगते हैं और नतीजा उन्हें सिर्फ ब्लाइंड इंकरेजमेंट और जनरल सपोर्ट मिलता है जो आपके आत्मविश्वास के लिए अच्छा हो सकता है लेकिन आपकी मार्केटिंग के लिए नहीं। इस प्रॉब्लम का हल देती है द मॉम टेस्ट। इसका मतलब ये है कि सीधे ये मत पूछिए ये रहा मेरा बिजनेस, क्योंकि इससे बातचीत जल्दी खत्म हो सकती है। इसके बजाय उनकी लाइफ और जरूरतों के बारे में पूछिए, लेकिन अपने बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में, और बातचीत ज्यादा नेचुरल होगी। शायद ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। मान लीजिए आप पियानो सिखाने का एक ऑनलाइन कोर्स शुरू कर रहे हैं। अब अपने दोस्तों और परिवार से ये मत पूछिए कि आपको मेरा आइडिया कैसा लगा, बल्कि अगर वो पियानो बजाते हैं तो उनसे पूछिए जब आपने सीखना शुरू किया तो आपको सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज में आई, या क्या आपको सही टीचर या कोर्स ढूंढने में परेशानी हुई। और अगर वो पियानो नहीं बजाते तो सवालों को थोड़ा एडजस्ट कीजिए। इस तरीके से आपको असली और काम की जानकारी मिलेगी, क्योंकि यहाँ तक कि आपकी माँ भी आपको सिर्फ ब्लाइंड सपोर्ट और इनकरेजमेंट नहीं दे पाएंगी। आप इस डेटा का इस्तेमाल ब्लू ओशंस को पहचानने के लिए कर सकते हैं, यानी ऐसा मार्केट एरिया जहां कंपटीशन कम और डिमांड ज्यादा है। स्टेप 3, अपनी ब्रांड मैसेजिंग को डिफाइन करें। अब आपके पास यूएसपी भी है और जरूरी डेटा भी, लेकिन फिर भी कई नए एंटरप्रेन्योर्स अपने कस्टमर्स का ध्यान खींचने में फेल हो जाते हैं। असल में लोग ऐसा महसूस करना पसंद नहीं करते कि उन्हें बेचा जा रहा है, और इसी वजह से उन्हें कन्विंस करना शायद बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्डिंग अ स्टोरी ब्रांड का कहना है कि अगर आप सही स्टोरी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं तो आपका मैसेज भीड़ को चीरता हुआ लोगों तक जल्दी पहुंचेगा। सबसे पहले आपको एक कैरेक्टर बनाना होगा, लेकिन ध्यान दीजिए ये आपका बिजनेस नहीं है बल्कि आपका टारगेट कस्टमर है, क्योंकि हर इंसान खुद को अपनी कहानी का हीरो मानता है। इसलिए आपको क्लियर करना होगा कि इस कैरेक्टर की जरूरत क्या है। सबसे अच्छा तरीका है कि यूनिवर्सल डिजायर्स पर फोकस करें, जैसे वेल्थ और स्टेटस बनाना, बेहतर रिलेशनशिप पाना या हेल्थ इंप्रूव करना। इसके बाद आपके कैरेक्टर को ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना चाहिए जो आपके प्रोडक्ट से जुड़ी हो और जिसे वो हल करना चाहता हो। उदाहरण के लिए, अगर आपका पियानो कोर्स है तो कस्टमर की बाहरी दिक्कत यह होगी कि मुझे पियानो बजाना नहीं आता, लेकिन उसकी आंतरिक परेशानी होगी क्या मैं इसे सच में सीख सकता हूँ, या क्या मैं इसमें अच्छा बन सकता हूँ। यही वो जगह है जहां आपका बिजनेस एक गाइड की तरह आएगा जो इस दिक्कत को हल करने में मदद करेगा। और अगर आपके पास पिछले सक्सेस स्टोरीज हैं तो उन्हें शेयर करके अपनी अथॉरिटी को साबित करें। इन दोनों चीजों से लोग आप पर और आपके बिजनेस पर भरोसा करने लगते हैं। आपको अपने मैसेज को अलग अलग फॉर्मेट्स में पेश करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी है लिखने का तरीका। इसी वजह से कॉपी राइटिंग सीक्रेट्स पढ़ना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी सीख ये है कि अपने कस्टमर्स को अपनी मार्केटिंग में हीरो की तरह दिखाएं। इस नैरेटिव स्ट्रक्चर को आमतौर पर द हीरोज जर्नी कहा जाता है और ये कई टीवी शोज और फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप लोगों को अपनी स्टोरी का हीरो बना देते हैं तो वो ध्यान से सुनेंगे, और एक बार जब कोई कस्टमर आपसे कुछ खरीद ले तो सही स्ट्रैटेजीज के साथ उन्हें दोबारा बेचना बहुत आसान हो जाता है। इसी वजह से स्टेप 4, अपसेल्स क्रिएट करें। यकीन मानिए बहुत सारे बिजनेस इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करके अपनी बड़ी कमाई छोड़ रहे हैं। .com सीक्रेट सिखाती है कि कैसे आप एक वैल्यू ऑर्डर बना सकते हैं और अपने मौजूदा कस्टमर्स को हाई प्राइस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेच सकते हैं। हो सकता है कि आपने इसे अपने लोकल डेंटिस्ट के पास पहले ही देखा हो, लेकिन कभी गौर नहीं किया होगा। आमतौर पर एक डेंटल क्लिनिक सबसे पहले आपको सिंपल चेकअप ऑफर करता है, फिर वो आपको टीथ क्लीनिंग का सुझाव देंगे, उसके बाद टीथ व्हाइटनिंग, उसके बाद रिटेनर, और धीरे धीरे आपको उनकी सबसे महंगी सर्विस कॉस्मेटिक सर्जरी तक ले जाया जाता है। यही तरीका आप किसी भी बिजनेस में लागू कर सकते हैं। अगर कस्टमर्स को आपके लो प्राइस प्रोडक्ट्स के साथ अच्छा अनुभव मिलता है तो वो आगे बढ़कर वैल्यू लैडर पर चढ़ते रहेंगे। साथ ही ये याद रखना भी जरूरी है कि अगर आप अपने कस्टमर्स को ज्यादा खर्च करने के ऑप्शंस नहीं देंगे तो हो सकता है कि वो आपके कॉम्पिटिटर्स के पास चले जाएं। आदर्श रूप से आपको कस्टमर्स को आमने सामने अपसेल करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक्सपर्ट सीक्रेट्स एक ऐसा तरीका बताती है जिससे आप परफेक्ट वेबिनार मॉडल का इस्तेमाल करके कई लोगों को एक साथ अपसेल कर सकते हैं और फिर भी एक पर्सनल टच बनाए रख सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कैसे सुनिश्चित करें कि आपके कस्टमर्स कभी खत्म ना हो जो आपकी वैल्यू लैडर चढ़ें। यहीं से आता है स्टेप 5,
डिमांड बढ़ाना। अगर आपने अब तक के सभी स्टेप्स को फॉलो किया है तो आपके पास अच्छी खासी डिमांड होनी चाहिए, लेकिन हर किसी को बेचने के बजाय आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लिमिट कर सकते हैं और उसका प्राइस बढ़ा सकते हैं। ओवर सब्सक्राइब में बताया गया है कि हर ओवर सब्सक्राइब प्रोडक्ट या सर्विस के पीछे ऐसे लोग होते हैं जो उसे खरीदना चाहते थे लेकिन उन्हें वो मिला नहीं। रोलेक्स इस स्ट्रैटेजी में सबसे आगे है। अगर आप एक नया रोलेक्स खरीदना चाहते हैं तो आपको पहले एक ऑथराइज्ड स्टोर पर जाना होगा, फिर लंबी वेटिंग लिस्ट ज्वाइन करनी होगी और फिर पेशेंटली इंतजार करना होगा। ये प्रोसेस 4 साल तक लग सकता है और तब जाकर आपको घड़ी खरीदने का मौका मिलता है। कुछ लोगों को तो कभी कॉल ही नहीं आता क्योंकि रोलेक्स उन्हें अपने ब्रांड के लिए सही कस्टमर ही नहीं मानता। क्या ये थोड़ा एलिटिज्म जैसा लगता है? शायद, लेकिन क्या ये स्ट्रैटेजी काम करती है? बिल्कुल। अगर आपका प्रोडक्ट ओवर सब्सक्राइब माना जाता है तो कंपटीशन अपने आप कम हो जाता है और आपको अपना प्राइस सेट करने की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। सब कुछ डोंट मेक मी थिंक प्रिंसिपल को फॉलो करने पर आधारित है। आपको अपने कस्टमर्स के लिए अपनी वेबसाइट और मैसेजिंग को समझना बेहद आसान बनाना होगा। तो 1% अमीर लोगों की तरह पैसे मैनेज कैसे करें, ये सेक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको यकीन नहीं होगा कि कितने लोग हर चीज में शानदार होते हैं लेकिन पैसे को सही से हैंडल नहीं कर पाते। इसी वजह से $1 लाख सालाना से ज्यादा कमाने वाले हर 3 में से एक व्यक्ति अभी भी पे चेक टू पे चेक ही जी रहे हैं। स्टेप 1, अपने फाइनेंस को मॉनिटर करें। द टोटल मनी मेकओवर सिर्फ बिजनेस फाइनेंस पर फोकस नहीं करता, लेकिन इसमें ऐसे कुछ जबरदस्त प्रिंसिपल्स हैं जो आपकी मनी मैनेजमेंट स्किल्स को सुधार सकते हैं और बिजनेस में भी अप्लाई किए जा सकते हैं। सुनिए दोस्तों, एक पते की बात, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो अपने पैसों पर हमेशा नजर रखिए। बिजनेस की भागदौड़ में इतना मत खो जाइए कि अपने नंबर ही भूल जाएं आप, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा और आप फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस जाएंगे। जरा सोच के देखिए, फाइनेंशियल लापरवाही शारीरिक लापरवाही से भी कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ये ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन आईने में दिखे और आप खुद को रोक सकें। इसे बस इग्नोर करते जाएंगे और जब तक समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अगर लग रहा है कि आप अपने पैसों से कनेक्टेड नहीं हैं, तो एक रियलिटी चेक कर लेते हैं। जरा खुद से पूछ कर देखिए, अगर कल से आपकी सारी इनकम बंद हो जाए तो क्या आप 3 महीने तक अपना बिजनेस चला पाएंगे? अगर आपका जवाब नहीं है तो सॉरी बॉस, लेकिन आपकी फाइनेंशियल हेल्थ खराब है। अब वक्त आ गया है फाइनेंशियल जिम जाने का। अब चलते हैं अगले स्टेप पर। स्टेप 2, लाभदायक बने रहिए। सुनिए, प्रॉफिटेबल होना और फाइनेंशियली स्टेबल होना एक जैसा नहीं होता। ज्यादातर बिजनेस धीरे धीरे कैश हंग्री बीस्ट बन जाते हैं। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब एंटरप्रेन्योर पैसा कमाते हैं तो वो सारा पैसा बिजनेस ग्रोथ में लगा देते हैं। फिर क्या होता है? खर्चे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बाद में तो मुनाफा होगा ही। लेकिन असल में प्रॉफिट कभी आता ही नहीं। जब सेल्स गिरती हैं तो खर्चे कम नहीं होते और फिर बिजनेस धीरे धीरे डूब जाता है। प्रॉफिट फर्स्ट एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट को एक नए नजरिए से देखने के लिए कहता है। अब तक हमने सीखा है सेल्स माइनस एक्सपेंस इक्वल्स प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट फर्स्ट कहता है इस फॉर्मूला को पलट दीजिए। सेल्स माइनस प्रॉफिट इक्वल्स एक्सपेंसेस। यानी क्या करना है, हर सेल का एक हिस्सा प्रॉफिट के लिए अलग रखिए। इससे आपका बिजनेस ज्यादा एफिशिएंट बनेगा। मजेदार बात यह है कि जब खर्च करने के लिए पैसा कम बचता है तो आप खुद ब खुद बिजनेस को ज्यादा स्मार्ट तरीके से चलाना सीख जाते हैं। अब बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ, टैक्स की प्लानिंग। क्या आपको पता है एक एवरेज अमेरिकी टैक्स पेयर अपनी लाइफ टाइम कमाई का करीब $5,24,625 यानी 1/3 हिस्सा टैक्स में दे देता है, और ये सिर्फ आम आदमी की बात हो रही है। अब सोचिए, एक एंटरप्रेन्योर के रूप में आपको और भी ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि टैक्स सिस्टम बस आपका पैसा खींचने के लिए बनाया गया है, लेकिन ठहरिए, टैक्स फ्री हेल्थ किताब के मुताबिक IRS ने टैक्स कोड इस तरह लिखा है कि हम पैसे बचा सकें। सोचने वाली बात यह है, कुल 5,800 पेज के टैक्स कोड में सिर्फ 30 पेज बताते हैं कि टैक्स कैसे भरना है। बाकी के 5,770 पेज ये सब हमें टैक्स सेव करने और वेल्थ बढ़ाने के तरीके सिखाते हैं, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाकर अपनी वेल्थ बढ़ा सकें। यूके और बाकी वेस्टर्न देशों में भी यही सिस्टम है। सरकार का मकसद सिर्फ आपका पैसा लेना नहीं, बल्कि इकोनॉमी को ग्रो करना भी है। इसीलिए एक अच्छे अकाउंटेंट को हायर करना बहुत जरूरी है, जो आपको वो सारे टैक्स ब्रेक्स दिलवा सके जिनके आप हकदार हैं। स्टेप 4, अपना खुद का गेम खेलिए। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको अपने फैसले डेटा के बेस पर लेने होंगे, ना कि दूसरों की बातों में आकर। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मेरी फेवरेट इन्वेस्टिंग बुक्स में से एक है। इसमें एक ऐसा सीन बताया गया है जो बिजनेस चलाने और इन्वेस्टमेंट करने दोनों पर लागू होता है।
इमेजिन कीजिए आपके पास एक छोटा बिजनेस है जिसकी कीमत $1000 है और आपका एक बिजनेस पार्टनर है मिस्टर मार्केट। हर रोज मिस्टर मार्केट आपके पास आता है और बताता है कि उसे लगता है कि आपका बिजनेस कितना वैल्यूएबल है। ना सिर्फ ये, बल्कि वो हमेशा तैयार रहता है या तो आपकी हिस्सेदारी खरीदने के लिए या फिर आपको और बेचने के लिए उसी कीमत पर। कई बार मिस्टर मार्केट बिल्कुल सही मूल्य देता है। उनका वैल्यूएशन बिजनेस की स्थिति और भविष्य की संभावनाओं के हिसाब से सही लगता है, लेकिन कई बार मिस्टर मार्केट इमोशनल हो जाते हैं और जो कीमत वो ऑफर करते हैं वो थोड़ी अजीब लग सकती है। शायद हाँ, लेकिन अगर आप एक समझदार इन्वेस्टर या बिजनेसमैन हैं, तो क्या मिस्टर मार्केट की रोज की बातों से आप अपने $1000 के इन्वेस्टमेंट को लेकर अपनी सोच बदलेंगे? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्यादातर समय बेहतर यही रहेगा कि आप खुद तय करें कि आपका इन्वेस्टमेंट वास्तव में कितना वैल्यूएबल है। याद रखें, अधिकतर लोग